पीएफआई पर जिस दिन से बैन लगा है उस दिन से पूरे गोदी मीडिया चैनल में पीएफआई बैन सही है गलत है सारी डिबेट हो रही है, मगर कोई भी गोदी मीडिया ये बात क्यों नहीं बताने को तैयार है, क्यों छुपा रहा है कि पीएफआई आखिर बना कब था, वो किस संगठन से निकला था और उस संगठन को किस सरकार ने बैन किया था, ये क्यों नहीं बता रहा है, क्यों छुपा रहा है। जब पीएफआई पे चर्चा हो रही है तो पूरी बात सामने आनी चाहिए। इसी को लेकर न्यूज़ 18 के चैनल पर अमन चोपड़ा, जो बहुत ही पॉपुलर एंकर है नफरत फैलाने में, वो भी डिबेट कर रहे थे और राधिका खेड़ा सामने थी। तो राधिका खेड़ा ने जो जवाब दिए एक के बाद एक, पूरी पोल खोल के रख दी सरकार की और गोदी मीडिया की, जो सच वो पीएफआई का छुपाने की कोशिश कर रहा था। आइए आपको सुनवाते हैं एक एक बात कि किस तरीके से राधिका खेड़ा ने एक्सपोज कर दिया बीजेपी और उनके संगठनों को। सबसे ज्यादा पॉइंट पर आते हैं। राधिका जी, मैं एक चीज समझता हूं आपसे, मुझे समझाइएगा। आरएसएस पीएफआई एक समान कैसे? आपका टाइम शुरू होता है, मैं टाइमर चलाऊंगा, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। आपके सवाल का भी जवाब दूंगी। पीएफआई एक समान कैसे? राधिका जी, वो भी दूंगी और इस पे ऑर्डर से आऊंगी क्योंकि बहुत आरोप लगाए गए हैं। सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूंगी कि आप अमन जी देख रहे होंगे किस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा का असर हो रहा है। ऐसा असर हो रहा है कि आरएसएस के मुखिया को मजबूर कर दिया कि वो मस्जिद जा रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ये कट्टर हिंदूवाद से निकल के सबको अपनाने की बात कर रहे हैं। और अभी जो हमने टेलीविजन पे देखा मूर्तियां खंडित करनी है, मैं इस बात का बिल्कुल विरोध करती हूँ कि किसी भी धर्म को, किसी भी धर्म का अपमान करना या उसका निरादर करने का हक नहीं है। हम भारत में रहते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, जहां पे सेक्युलरिज्म बहुत बड़ी चीज है और जो ये काम कर रहे हैं उनके ऊपर जांच होनी चाहिए और उन पे हिरासत में लिया जाना चाहिए, कड़ी कार्रवाई। अब दूसरी बात इसी से जुड़ा जी, पीएफआई पर बैन, असल भारत जोड़ो जी, ये मेरा आज का बिल्कुल मैं तो कह रही हूं पीएफआई को तोड़ो, असली भारत जोड़ो। तो आप कहती हैं पीएफआई को ये बैन है, असल भारत जोड़ो है। बिल्कुल भारत जुड़ेगा ना अगर ऐसे देश में नफरत फैलाने वाले लोगों को बैन किया जाएगा। अब एक बात सुनाती हूँ, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई जी, उनका बयान सुनिए। इट वाज अ लॉन्ग टाइम डिमांड बाय द पीपल ऑफ दिस कंट्री बाय ऑल पॉलिटिकल पार्टीज इंक्लूडिंग द ऑपोजिशन लाइक द इंडियन नेशनल कांग्रेस। PFI was involved in anti-national activities and violence। तो इनके खुद मुखिया लीडर्स, अलग अलग मुख्यमंत्री बता रहे हैं कि कांग्रेस ये डिमांड कर रही थी। वो बात अलग है, इनके मालवीय आईटी सेल वाले अलग ही कहानी बता रहे हैं। अब यहाँ पे शुभ्रष्टा जी कह रही थी कि हमने पीएफआई को बैन नहीं किया, हमने ये नहीं किया। 8 साल लग गए मोदी जी को पीएफआई को बैन करने में। क्यों इतना समय लगाया? पहले ही कर देना चाहिए था। हम तो देखिए ऑन रिकॉर्ड है कि कब से मांग रहे हैं कि पीएफआई को बैन। अब आरएसएस पे आते हैं। राधिका जी, मेरा सवाल उसके बाद रुक जाइए, एक मिनट आराम से। मेरा सवाल हम आराम से अमन जी, शुभ्रास्ता जी मुझे 1 मिनट दे देंगी अगर आप इजाजत से? इसलिए मुझे 1 मिनट दे दीजिए, मैं आपके पास आऊंगा, आपको पूरा समय दूंगा मैं। प्लीज आराम से बात करेंगे। मेरा सवाल है राधिका जी, आरएसएस पीएफआई एक समान कैसे? क्योंकि आपके नेता के सुरेश से लेकर सारे जो नेता है कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर्स कह रहे हैं आरएसएस और पीएफआई एक समान कैसे? राधिका जी, जानते हैं यशवंत शिंदे कौन है? इनको पता होगा यशवंत शिंदे कौन है। 25 साल से संघ के प्रचारक रहे और संघ का हिस्सा रहे। उन्होंने खुद संघ के ऊपर एफिडेविट देके कोर्ट में केस चल रहा है जिसकी एक कल सुनवाई भी है, और कहा है कि किस तरीके से मॉडर्न तरीकों से वहां पे संघ की शाखाओं में बॉम्ब मेकिंग सिखाई जाती है। मेरे शब्द नहीं है। 25 साल से जो संघ के प्रचारक और कार्यकर्ता यशवंत शिंदे साहब के बारे में ये मुझसे ज्यादा बेहतर बता देंगे। ये कांग्रेस पार्टी का जयराम रमेश जी ने एक ये स्टेटमेंट जारी किया है। ये स्टेटमेंट कांग्रेस पार्टी की तरह ये स्टेटमेंट जारी किया गया। बहुत सही। इस स्टेटमेंट में कहीं पीएफआई का जिक्र नहीं है। बहुत सही है। कहीं नहीं, मतलब मैं हैरान हुआ राधिका जी, मेरे को जब कहा कि मैं हैरान, एक मिनट में मैं हैरान हुआ। मुझे लगा इम्पॉसिबल है पीएफआई कट्टरपंथी संगठन, आतंकी नेटवर्क से तुलना। चलिए आरएसएस पीएफआई की तुलना वो आपका पॉलिटिकल नैरेटिव हो सकता है, उस पर मैं नहीं जा रहा हूं, लेकिन मैम कहीं पीएफआई का जिक्र नहीं है पूरे बयान में। मैम राधिका जी आप बोलिए। अमन जी, मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रवक्ता हूं और आपके चैनल पे कह रही हूं आके कि कोई भी संगठन जो कट्टरवाद हो, जिसमें जो हमारी देश की अखंडता, पीस और भाईचारे को चैलेंज करता है, उसको बिल्कुल बैन करना चाहिए। और ये पीएफआई किससे बना है? सिमी, जब हमारे समय में पीएफआई तो नहीं था और हमने कई बार सिमी को डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने बैन किया। तो ऐसा नहीं है कि हम इनको सपोर्ट करते हैं, हम क्लैरिटी से कहते हैं कि कोई भी, और ये बहुत बड़ा मुद्दा है क्योंकि हम समझते हैं कि एक नेता को खोना क्या होता है। इस देश ने 2 प्रधानमंत्री पहले भी खोए हैं। इस देश ने महात्मा गांधी जी को भी टेररिज्म और कट्टरवाद के हाथ खोया है। तो ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि कोई भी, जो हम प्रधानमंत्री तो मेरे भी है, प्रधानमंत्री तो मेरे भी है नरेंद्र मोदी जी,
तो अगर उनको धमकी मिल रही है कि उनको मार दिया जाएगा तो ये बर्दाश्त कतई नहीं किया जाएगा। अमन जी, लेकिन जब आप अभी शुरुआत कर रहे थे, मैं बहुत ध्यान से देख रही थी, आपने एक मिनट बोल दीजिए पीएफआई पर बैन सही। बिल्कुल, अगर ये जो सारी चीजें एनआईए वहां पे तहकीकात कर रही है और उनको इतने सबूत मिल रहे हैं तो बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने जैसा कहा कोई भी चीज जो देश को बांटने का, तोड़ने का, हिंसा फैलाने का काम करती है वो बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन अमन जी एक बहुत राधिका जी आप ही बोलिएगा, राधिका जी आप ही बोलिएगा, पीएफआई पर बैन का कांग्रेस समर्थन करती है, ये एक लाइन बोल दीजिए। मैंने अभी तो बोला कि जो भी अगर एनआईए, मैं फिर बोल रही हूँ, एनआईए को ये सबूत मिले हैं, कांग्रेस समर्थन करती है। मैं तो कह रही हूँ, हमने तो सिमी को भी बैन किया, पीएफआई सिमी से ही तो बना है, हमने तो आरएसएस को भी बैन किया। हम तो कोई भी जो देश की अखंडता, देश के खिलाफ कोई भी साजिश रच रहा हो, चाहे वो पीएफआई हो, हम उस चीज के बैन का समर्थन करते हैं। लेकिन एक बहुत जरूरी बात बोल तो दिया, कितनी बार पीएफआई पर बैन का कांग्रेस पार्टी समर्थन करती है। अभी तो बोला, अगर एनआईए को ऐसे सबूत मिले हैं तो बिल्कुल हम पीएफआई का बैन का समर्थन करते हैं। लेकिन एक बहुत जरूरी बात अमन जी, मैं देख रही थी, नहीं था, आपने बोल दिया, मुझे अच्छा लगा, थैंक यू। जो आपने एक बात दिखाई मुझे बहुत अच्छा लग रहा था देख के कि जिस तरीके से रावण बनाया गया, और बिल्कुल अगर ऐसी चीज देश को बदनाम, देश को बर्बाद करने के लिए खड़ी हो रही है और उसका दहन कर दिया गया है, बहुत अच्छी बात है, बहुत स्वागत कदम है। लेकिन आज मुझे एक बात बताइए, एक चीज जो मुझे देखने को मिल रही है सुबह से, एक भी भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता टेलीविजन पे नहीं आ रहा। जब सर्जिकल स्ट्राइक की आप यहां बात कर रहे हैं, जब आर्मी से क्रेडिट छीनना था, खुद को पीठ थपथपानी थी, तो 56 इंच के सीने के सारे प्रवक्ता सुबह से रात तक बैठे हुए थे। आज जब इतना बड़ा काम किया है, इतनी बड़ी विजय, किसके खिलाफ? कट्टरवाद, देशद्रोह, आपने जो सारी चीजें बताई, मैं लिख रही थी, फटाफट मिस हो गई है, जो सामने विजय मानती हैं, विजय मानती हैं? बिल्कुल, अगर इतना कुछ हो रहा था और बैन किया जा रहा है तो बीजेपी के प्रवक्ता की जरूरत नहीं है। तो देखा आपने, राधिका खेड़ा ने स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताया कि किस तरीके से पीएफआई बना। 8 साल टाइम लग गया इनको बैन करने में, क्या मतलब बनता है? जब इनकी सरकार ने बना, इनको पता था कि वो इस तरह की गतिविधियों में सम्मिलित है, तो क्यों नहीं पहले बैन किया गया? क्योंकि पीएफआई को लेकर राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही थी, सत्ता हासिल की जा रही थी, हिंदू मुसलमान का एक पेंच तैयार करके अपनी कुर्सियों के पेंच टाइट किए जा रहे थे। ये जरूरी था राधिका खेड़ा को बताना कि आखिर ये पीएफआई बना कब और ये किस संगठन से निकला और उस संगठन को किसने बैन किया। एक एक तरीके से पूरा खोल के रख दिया। खास करके एक राजनीतिक विश्लेषक बैठते हैं जो हमेशा एक तरफा बात करते हैं, ये समझ नहीं आता कि आखिर ये कैसे राजनीतिक विश्लेषक हैं जो सिर्फ एक तरफा बात करते हैं बीजेपी आरएसएस का प्रोपेगेंडा लेकर। राजनीतिक विश्लेषक वो होता है जो सारी पार्टियों की बात करे, हर पार्टी का अच्छा बुरा बताए, मगर यहाँ ये सिर्फ बीजेपी और आरएसएस का प्रोपेगेंडा लेके बैठते हैं। इसीलिए राधिका खेड़ा ने तबीयत से धुलाई की और तबीयत से सारा सच सामने ला के रख दिया। फिलहाल आप क्या कहते हैं इस पूरी खबर को लेकर? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर अंधभक्त हो तो निकल